स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे, जहाँ पे हम लोग जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग बातें कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जो आने वाले 14th जेपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे इस चैनल पाठ्यकला पे आप लोगों को 14th जेपीएससी की तैयारी फ्री में करवाई जा रही है, और इसी संदर्भ में मैंने जेपीएससी पीटी की क्लासेस को लेकर के आया है, जो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे वही सारे कंटेंट आप लोगों को बताए जा रहे हैं जो आने वाले एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सॉरी, मैं कैसे कह सकता हूँ, तो मैंने खुद ही 11 to 13th जेपीएससी पीटी को इन्हीं सारे नोट्स के माध्यम से आसानी से और काफ़ी कम समय में पास किया है। तो मेरे पास एक अनुभव है जिसके आधार पे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है सिलेबस और पीवाईक्यू के अनुसार, ताकि वही आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल के एग्जामिनेशंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या छोड़ना है। क्योंकि सभी लोगों के पास तो सामान्यतः एक ही पुस्तक होते हैं, लेकिन उन सभी लोगों को सफलता नहीं मिलती है। केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही सफलता मिलती है, जो अच्छे तरीके से समझ करके पढ़ते हैं, है ना, और जो जानते हैं कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, यानी कि क्या छोड़ना है। तो ऐसे अप्रोच कब डेवलप होगा, जब हम पीवाईक्यू और सिलेबस को अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करेंगे। तब हम समझ पाएंगे कि कोई भी टॉपिक से किस तरह के किस तरह की चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, किस तरह के कंटेंट हमें देखने चाहिए, ताकि वहाँ से डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन देखने को मिलें। ठीक है, तो चलिए अपने अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों के लिए विगत 3 दिनों से झारखंड में जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में कुछ बातें कर रहा था। ठीक है, चूँकि यह टॉपिक काफ़ी विस्तृत है और यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी लगभग सभी एग्जामिनेशंस में झारखंड के बनते हैं, तो ऐसे में मैं इसे अच्छे से आप लोगों के लिए लाया था और अच्छे से आप लोगों के लिए वो सारे कंटेंट तैयार किया हूँ जो डायरेक्टली एग्जामिनेशंस के लिए आपको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग हैंड नोट्स बना रहे होंगे इसी तरीके से, ठीक है, और रिवीजन भी कर रहे होंगे, ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में आप लोगों को कठिनाई ना हो। क्योंकि अब 14th जेपीएससी आने में काफ़ी कम समय है ना। चूँकि नोटिफिकेशन झारखंड में आ जाता है, 1 महीना का भी समय नहीं दिया जाता और एग्जामिनेशंस हो जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में आप लोगों को पहले से तैयार रहना चाहिए। तो जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में अभी तक हम लोगों ने टोटल 2 लेक्चर देखे थे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में, वो लेक्चर 3rd होगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो आज का लेक्चर 11 है और जनजातीय विद्रोह के लेक्चर में ये होगा लेक्चर नंबर 3rd। ठीक है, यानी कि पार्ट 3rd होगा हमारा ये। क्योंकि जनजातीय विद्रोह को हम लोगों ने 3 पार्ट में देखा, 2 पार्ट हम लोगों ने देख लिया, कुछ चीज़ें और भी बच गई थी जिसे मैं आज कंक्लूड करूंगा। तो आज हमारा जनजातीय विद्रोह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो पड़े हैं, आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है झारखंड के पर्सपेक्टिव से, और ना केवल झारखंड बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिरसा आंदोलन के बारे में हम लोग आज देखेंगे, है ना, बिरसा आंदोलन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, है ना, झारखंड की एक धरोहर है। तो बिरसा आंदोलन के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ पे कुछ बात देखेंगे। यहाँ से बहुत सारे एग्जामिनेशंस में प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को ये डेट याद रखना है, 1895 से लेकर के 1900 के मध्य। ठीक है, तो यही वाला प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि बिरसा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो टाइम पीरियड याद रखना है, 1895 से शुरू हुआ था, 1900 ईस्वी तक चला था। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये याद रखना है। उसके बाद याद रखना है, बिरसा आंदोलन का बहुत सारा नाम है। ठीक है, तो मुंडा उलगुलान भी इन्हें कहा जाता है। तो बिरसा आंदोलन का ही दूसरा नाम है मुंडा उलगुलान, या इसे बिरसा उलगुलान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा इन्हें नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो बिरसा आंदोलन के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से आपका ये प्रमुख नाम है मुंडा उलगुलान, बिरसा उलगुलान। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न बने हैं। ठीक है, कि बिरसा उलगुलान किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखना 1895 से 1900। तो जब भी मुंडा उलगुलान या बिरसा उलगुलान के बारे में बात करें तो वो समझ जाना है कि वो बिरसा आंदोलन के बारे में बात कर रहा है। ये भी प्रश्न बने हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है। उलगुलान का अर्थ क्या है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था, तो वहाँ पे भी बहुत सारे शब्द आ रहे थे जिसका हम लोगों ने अर्थ देखा था।
है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है उलगुलान। तो उलगुलान का अर्थ आपका क्या हो जाता है, विद्रोह, सामान्य शब्द में कहें तो विद्रोह या फिर महान हलचल। ठीक है, विद्रोह या फिर महान हलचल उलगुलान का अर्थ होता है। ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार ऑप्शन में विद्रोह दे देगा, अगर विद्रोह नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे महान हलचल दिया रहेगा, उस समय आप लोगों को महान हलचल को टिक करना है। तो उलगुलान का आपका यही अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले इसका जो शुरुआत हुआ बिरसा आंदोलन का, वो 1895 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये डेट आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ये आता है, ये पूछा गया है। कब हुआ शुरू, तो 1895 में हुआ। किनके द्वारा शुरू किया गया, तो भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो बिरसा आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया, तो भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा ये नेतृत्व किया गया। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं कि प्रारंभिक स्वरूप जो था ये सुधारवादी था। यानी कि शुरुआत में भगवान बिरसा मुंडा जी ने जब इस आंदोलन का शुरुआत किया तो इसमें किसी भी तरह के राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्य या उद्देश्य इसका नहीं था, सामान्यतः सुधारवादी लक्ष्य था। क्या था, बिरसा मुंडा जी ने देखा कि जो आदिवासी लोग हैं वो अपनी परंपराओं से परे जा रहे हैं, मदिरापान और भी तमाम अन्य तरह की बुरी लत से वो एक तरीके से क्या हो गए हैं, बुरी लत में पड़ गए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ कि समाज में एक गलत संदेश जा रहा था। तभी भगवान बिरसा मुंडा ने सुधारवादी आंदोलन के रूप में एक तरीके से आदिवासियों में सुधार लाने के लिए और मांस मदिरा से मुक्त और एक शुद्ध जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों को यह आंदोलन चलाए थे। इसलिए इसे कहा जाता है कि इसका जो प्रारंभिक स्वरूप था, यानी कि जब ये शुरू हुआ तब ये सुधारवादी था। ठीक है, मैं मुख्यतः यह धार्मिक सुधारवादी पर निर्भर था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति से प्रेरित हो गया। यानी कि बाद में इसका जो लक्ष्य है इस आंदोलन का, वो राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से प्रेरित हो गया। ठीक है, इसका उद्देश्य बदल गया। अब मैं बताता हूँ राजनीतिक रूप से उनका लक्ष्य क्या था। तो बिरसा आंदोलन का राजनीतिक रूप से लक्ष्य यही था कि मुंडा शासन व्यवस्था की स्थापना करना है, यानी कि मुंडा राज की स्थापना करना है। ठीक है, तो ये राजनीतिक लक्ष्य हो गया, मुंडा राज की स्थापना करना चाहते थे। धार्मिक लक्ष्य क्या था इनका, सामान्यतः ये देखा जा रहा था कि उस समय जो यूरोपीय मिशनरियाँ आ रहे थे झारखंड में या संथाल परगना के क्षेत्र में, तो यहाँ पे व्यापक पैमाने पर ईसाई धर्म का प्रचार करके एक तरीके से आदिवासी की संस्कृति और उनके परंपराओं पर एक तरीके से कुठाराघात किया जा रहा था धर्मांतरण के जरिए। तो धर्मांतरण व्यापक तौर पर हो रहा था। तो इसलिए बिरसा मुंडा जी ने ये आंदोलन चलाया कि एक तरीके से हम लोग धर्मांतरण का विरोध करेंगे और ईसाई धर्म के स्वरूप को हम लोग बचाने का काम करेंगे। तो इसलिए भगवान बिरसा मुंडा का जो लक्ष्य था इस आंदोलन का, धार्मिक भी था, धर्मांतरण से बचने का। आर्थिक क्या था, तो आर्थिक ये था कि पहले जो आदिवासी समुदाय के लोग थे वो एक तरीके से आप लोग जानते हो खुटकट्टी व्यवस्था है ना, आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम लोग आगे देखेंगे खुटकट्टी व्यवस्था। ठीक है, खुटकट्टी व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खुटकट्टी व्यवस्था में क्या होता था, ये कृषि करने की व्यवस्था थी आदिवासियों की, जिसमें सामूहिक रूप से वो लोग कृषि करते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेजी कानून थोप करके खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो बेरोजगार हो गए, कृषि कार्य उन्हें नहीं करने दिया जाने लगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये आंदोलन शुरू हुआ और इसका लक्ष्य रखा गया कि खुटकट्टी व्यवस्था का पुनर्स्थापन करना है और अंग्रेजी कानून व्यवस्था से छुटकारा पाना है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इनका शुरुआत जो हुआ प्रारंभ में वो सुधारवादी के रूप में हुआ और बाद में ये राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक उद्देश्य की ओर प्रेरित हो गया। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कारण था इस बिरसा उलगुलान का या बिरसा मुंडा आंदोलन के कारण क्या थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो आप लोगों को याद रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया खुटकट्टी व्यवस्था के बारे में, खुटकट्टी व्यवस्था सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था होता था, है ना, जिसमें सभी लोग क्या करते थे, समूह बना करके कृषि कार्य में लीन रहते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने खुटकट्टी व्यवस्था यानी कि सामूहिक कृषि गतिविधियों को समाप्त कर दिया। उसके पीछे भी अंग्रेज़ों का क्या मकसद था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हम लोग व्यक्तिगत कृषि को बढ़ावा दें। ऐसा क्यों होता, मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रिटेन में पूंजीवाद का एक तरीके से उदय हो चुका था। तो उन लोगों का मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए। अगर लोग पर्सनली खेती करेंगे तो सभी लोगों से अलग अलग रूप में कर लिया जाएगा, और अगर सामूहिक रूप से खेती करेंगे तो कर का
केवल और केवल एक भाग लिया जाएगा। तो यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने खुदकट्टी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के खुदकट्टी व्यवस्था को हटाने के लिए ब्रिटिश कानून व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक है, तो खुदकट्टी व्यवस्था को समाप्त करने से क्या हुआ, बेरोजगारी उत्पन्न हो गया यहाँ के मूलवासियों में। तो ये कारण था जिसके कारण बिरसा उलगुलान की ओर ये लोग उन्मुख हुए। दूसरा कारण था धार्मिक कारण कि मिशनरियों के द्वारा भूमि सुधार का झूठा आश्वासन दिया जा रहा था, साथ ही धर्मांतरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। तो इसके कारण भी बिरसा आंदोलन एक तरीके से पनपा, क्योंकि धर्मांतरण इन आदिवासी के सांस्कृतिक अस्मिता को एक तरीके से ठोस पहुंचाने का काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद 1894 में क्या किया गया, ये याद रखना आप लोगों को, ये पूछा जाता है। 1894 में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया। वन सुरक्षा कानून जब लागू किया गया 1894 में, तो इस दौरान क्या किया गया, क्योंकि आदिवासी संस्कृति जो होती है वो सामान्यतः जंगलों पे, वनों पे निर्भर होती है। वहीं के वो लोग वनोत्पाद को और जीव जंतुओं से उन लोग इस तरीके से जुड़े होते हैं कि वहाँ के कल्चर एक तरीके से इन लोगों का अपनापन का एहसास करवाता है। ठीक है, तो आज भी देखेंगे कि बहुत सारे आदिवासी मित्र, हमारे आदिवासी भाई ऐसे हैं जो अपनी जीविका का उपार्जन वन उत्पाद के सहारे करते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर वन सुराज कानून जब लागू कर दिया गया तो वनों में प्रवेश इनके लिए वर्जित कर दी गई, बहुत सारे रेगुलेशन लगाए गए। तो ऐसे परिस्थिति में आदिवासी लोग जो है सो एक तरीके से उग्र हो उठे और बिरसा आंदोलन के लिए उन्मुख हो गए। उसके बाद हम लोगों ने जैसा कि बताया, धर्मांतरण को बढ़ावा, मिशनरी जो थे वो लालच में आदिवासियों का धर्मांतरण कर रहे थे, जिसके कारण आदिवासी संस्कृति संकट में पड़ रही थी। तो ये तमाम कारण थे, आप लोगों को याद रखना चाहिए। इन सभी कारणों के कारण ही बिरसा उलगुलान एक तरीके से पनपा। तो जब जेपीएससी का मेंस का तैयारी आप लोग करेंगे तो वहाँ पे बिरसा आंदोलन को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक नज़र देख लें, हो सकता है कि वहाँ पे आप लोगों को आसानी होगी, और कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बना दे तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखना है क्या सा क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यालय कहाँ था, ये आया हुआ क्वेश्चन है। बिरसा उलगुलान ये बिरसा आंदोलन का हेडक्वार्टर कहाँ था, यानी कि कहाँ पे ये आंदोलन शुरुआत होता है, प्रमुख केंद्र कौन था, तो कौन था, खूंटी। अभी हम लोग देखेंगे, रांची से आप चले जाएंगे दक्षिण की ओर तो खूंटी आपको मिलेगा, है ना। तो खूंटी जो है इसका मुख्यालय था, खूंटी में ये एक तरीके से पनपा, और ये खूंटी के ही रहने वाले थे हमारे भगवान बिरसा मुंडा, तो इसलिए कह सकते हो कि वहाँ भी पनपा। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि रांची का उपायुक्त उस समय थे कौन, स्ट्रेटफील्ड। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही सारे फैक्ट लिखे हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आया हुआ, तो एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जिसे आप नज़रअंदाज कर सकते हो, है ना। मैं सारे फैक्ट को लिखा हूँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो जब बिरसा उलगुलान हो रहा था तो उसमें रांची के उपायुक्त कौन थे, स्ट्रेटफील्ड थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बिरसा मुंडा जी के संदर्भ में कुछ बातें हम लोगों को याद रखनी है। 1895 में इन्होंने सिंहभोंगा धर्म का प्रतिपादन किया, तो ये भी आया हुआ प्रश्न है कि सिंहभोंगा धर्म का प्रतिपादन किसने किया, तो भगवान बिरसा मुंडा ने। कब किया, ये डेट भी पूछा है, तो 1895 में, ये डेट भी याद रखना है। तो भगवान बिरसा मुंडा ने 1895 में सिंहभोंगा धर्म का प्रतिपादन किया। सिंहभोंगा एक तरीके से आदिवासियों के जो भगवान होते हैं वो लोग उन्हें सिंहभोंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। 1895 में स्वयं को, यानी खुद को, भगवान बिरसा मुंडा ने सिंहभोंगा का दूत घोषित किया। ठीक है, बिरसा मुंडा ने कहने लगे कि हम सिंहभोंगा के दूत हैं, यानी कि जो आदिवासियों के जो ईश्वर थे जिनको वो लोग मानते थे, जिनमें उनकी गहरी आस्था थी, उनको एक तरीके से ये कहने लगे कि मैं उनका दूत हूँ। ऐसा वो इसलिए कहते थे ताकि समाज के जो लोग थे उनके बातों को सही तरीके से ले, उनके बातों को महत्ता दें, है ना। तो लोग उनकी बातों को महत्ता दें, इसलिए उन्होंने कहा कि स्वयं को सिंहभोंगा का दूत घोषित किया। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि भगवान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंहभोंगा का दूत कब घोषित किया, तो याद रखना है 1895 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो उनके सहयोगी के संदर्भ में आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कि गया मुंडा, ठीक है, गया मुंडा उनके सेनापति हुआ करते थे। तो जो बिरसा उलगुलान के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करी थी, उसमें बहुत सारे लोगों को अलग अलग कार्य दिए गए थे। तो कई बार प्रश्न ऐसा बना है, गया मुंडा को बताया जाता है कि गया मुंडा बिरसा मुंडा के भाई थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको जब पढ़ोगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कर दोगे। आप देखोगे तो पिछले प्रश्न में पीवाईक्यू में तो वहाँ पे एक प्रश्न आया हुआ है कि गया मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के भाई थे, लेकिन भाई नहीं थे, वो स्टेटमेंट गलत था आपका, है ना।
तो याद रखना है कि गया मुंडा कौन थे, भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति थे। दोनका मुंडा याद रखना है, दोनका मुंडा जो थे वो राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे, ठीक है, राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे। तो दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे। सोमा मुंडा थे, सोमा मुंडा धार्मिक सामाजिक प्रमुख थे, ये धार्मिक कार्य देखते थे। मनकी मुंडा जो था, मनकी मुंडा जो थे थी वो कौन थी, गया मुंडा की पत्नी थी। तो ये सारे नाम भी आपको याद रखना है। तो पिछले लेक्चर से मैं बताते आ रहा हूँ कि कई बार ऐसे प्रश्न भी बनते हैं कि निम्नलिखित में से ये व्यक्तित्व किस आंदोलन से जुड़े हैं। नाम दे देगा कि सोमा मुंडा, मनकी मुंडा, दोनका मुंडा निम्नलिखित में से झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह से जुड़े थे। तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, हो विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन। तो याद रखना आपको ये सब बिरसा मुंडा आंदोलन से जुड़े हुए थे और ये काफ़ी फेमस है और इम्पॉर्टेंट भी है गीत। तो बिरसा आंदोलन के दौरान एक गीत काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, सभी लोगों के ज़बान पे हुआ करता था, कटोंग बाबा कटोंग। तो ये याद रखना, कटोंग बाबा कटोंग गीत जो है वो प्रमुखता से कब गाई गई, बिरसा आंदोलन के दौरान सभी लोग ब्रिटिश सरकार को विरोध में ये गीत गाते थे। तो जब आप मेंस का राइटिंग करोगे, इस बार मेंस का एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आया था, तो मैंने इसे ही मैंने लिखा था, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या किया था कि मेंस के एग्ज़ाम में शुरुआत जब मैंने किया था तो मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, ये नारा। देखिए यहाँ पे एक नारा है, ये भी याद रखना आप लोगों को, अबुआ राज एटे जाना महारानी राजा टुंडू। तो ये भी याद रखना है कि ये जो नारा है वो भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा दिया गया था। कब, तो बिरसा उलगुलान के दौरान। तो ये पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि दोनों। तो मैं जब बिरसा आंदोलन के बारे में लिखा गया, मतलब प्रश्न पूछा गया, तो मैंने इंट्रोडक्शन में शुरुआत यहीं से किया था, अबुआ राज एट्टे जाना महारानी राजा टुंडू, और उसके बाद मैंने इसका अर्थ लिखा था, अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है, महारानी राज समाप्त हो गया है। और उसके बाद मैंने फिर लिखना शुरू किया कि भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा यह आंदोलन इतना से शुरुआत किया, और भी जो चीज़ें आगे लिखनी थी। तो इस तरह से क्या होता है कि एग्जामिनर में इंप्रेशन बढ़ता है कि ये चीज़ों को अच्छे से जानता है। और जब मैंने लास्ट में इसको कंक्लूड किया तो निष्कर्ष में मैंने ये गीत लिखा था, कटोंग बाबा कटोंग, है ना, और भी आगे था नारी कटोंग, इस तरह करके कुछ था, ठीक है। तो मैंने उससे लिखा था। तो एग्जामिनर के दिमाग में एक तरीके से क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें ना केवल पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए भी इक्वल वेटेज रखता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखना है। अब चलते हैं, कुछ और फैक्ट हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा के संदर्भ में। तो बिरसा मुंडा जी को 2 बार गिरफ्तार किया गया, कब, 1895 में और 1900 में। ये डोरंडा कारा रांची में एक तरीके से इनको गिरफ्तार करके रखा गया था, ठीक है। इनका जो उपनाम है, कई तरह के उपनाम से इन्हें पुकारा जाता है, धरती आबा भी इन्हें कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा को भगवान भी इन्हें कहा जाता है। इनको पहली बार रिहा किया गया था 30 नवंबर 1897 को, ये डेट एग्जैक्ट याद रखना है आप लोगों को, 30 नवंबर 1897 में। भगवान बिरसा मुंडा स्वयं झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एग्जामिनेशंस के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होंगे ही। तो 30 नवंबर 1897, तो इनसे संदर्भ में जितना भी फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ सब याद रखिए। 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती पर, है ना, हीरक जयंती के अवसर पर इनको जो है एक तरीके से क्या किया गया, मतलब एक तरीके से उनका जन्मदिन था, तो इसी के शुभ अवसर पर इन्हें रिहा किया गया था पहली बार। 30 नवंबर 1897 को गिरफ्तारी हुई थी 1895 में, यानी कि लगभग 2 साल ये जेल में रहे थे। हाँ, ये फैक्ट याद रखना। वास्तविक विद्रोह शुरू कब हुआ था, वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, ये डेट पूछा गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डेट, तो आपको याद रखनी ही चाहिए कि बिरसा मुंडा या बिरसा उलगुलान वास्तविक रूप से कब शुरू हुआ। तो 25 दिसंबर 1899 को शुरू हुआ था। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने वहाँ पे जो कार्यक्रम मतलब कार्यकाल लिखा है वो लिखा है 1895 से 1900 के मध्य, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ इसे भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि एग्जैक्ट डेट क्या था जब मतलब एक्चुअल में शुरुआत होता है हिंसक रूप से। तो 25 दिसंबर 1899 को शुरुआत होता है, ये डेट आप लोगों को याद रखना है वास्तविक रूप से, है ना। वास्तविक रूप से विद्रोह कब शुरुआत होता है, तो 25 दिसंबर 1899 को घोषणा करी गई थी बिरसा मुंडा जी के द्वारा कि दीकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से धरती, है ना, तथा उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो ये जो घोषणा करी गई थी वो किनके द्वारा करी गई थी, भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा। तो इसे भी आप लोग याद रखें, ठीक है। दीकू किसे कहा जाता था, तो जो बाहरी लोग आए थे यहाँ पे, बाहरी लोग आए थे, तो बाहरी लोग को बिरसा मुंडा जी के द्वारा दीकू कहा गया। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी को तो जानते ही होंगे, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये ICS भी थे, है ना। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक प्रसिद्ध अखबार था बंगाली अखबार, ये पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, बंगाली अखबार किनसे संबंधित है।
तो बंगाली नामक अखबार सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है। तो इन्होंने बंगाली अखबार के माध्यम से बिरसा मुंडा के बिरसा उलगुलान का समर्थन किया था। ये फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद 1900 ईस्वी में मैंने पहले भी बताया है डोम्बारी बुरु के बारे में। डोम्बारी बुरु एक पहाड़ी का नाम है, या इसी को सेल रकब पहाड़ी भी कहा जाता है। तो वहाँ पे फॉरबेस और स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में जालियांवाला बाग की तर्ज पर नरसंहार किया गया था। तो याद रखना है, मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया होगा कि 1900 ईस्वी के आसपास डोम्बारी बुरु जो खूंटी में है ना, इसे सेल रकब पहाड़ी भी कहा जाता है। तो इसमें फॉरबेस और स्ट्रीट फील्ड दो व्यक्ति ऐसे थे। जालियांवाला बाग में जनरल डायर था, लेकिन यहाँ पे फॉरबेस और स्ट्रीट फील्ड दो व्यक्ति थे जिन्होंने जालियांवाला बाग के तर्ज पर यहाँ पे नरसंहार किया था, गोलियाँ चलाई थी और बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा था। उसके बाद याद रखना है, तो इसलिए इसे डोम्बारी बुरु को जालियांवाला बाग हत्याकांड की भी संज्ञान दी जाती है। तो ये पॉइंट याद रखें आप लोग। बिरसा मुंडा जी पर कितना 500 रुपये का इनाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा, 500 रुपये का। तो कई बार ये फैक्ट भी आपको पूछा जाता है, याद रखें, ठीक है, 500 रुपया। उसके बाद वीर सिंह महली, इनका नाम याद रखना, इसका गद्दार थे ये। वीर सिंह महली के कहने पर ही 3 मार्च 1900 को एग्जैक्ट डेट पूछा गया है ना, ये याद रखना कि मतलब कब गिरफ्तार किया गया। तो वीर सिंह महली के कहने पर 3 मार्च, याद रखना है, 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जंगल जमकोपाई जंगल में, एग्जैक्ट ये पूछा गया, ये भी पूछा गया कौन सा जंगल, तो चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वीर सिंह महली ने एक तरीके से कानाफूसी कर दी और इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। तो याद रखना है, चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से इन्हें गिरफ्तार किया गया 3 मार्च 1900 को। एग्जैक्ट डेट याद रखना है, जंगल का नाम याद रखना है, जगह या चक्रधरपुर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इनका निधन कब हुआ, तो 9 जून 1900 को। तो ये डेट भी आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये डेट भी याद रखना, 9 जून के साथ याद रखना है, 9 जून 1900 को इनका निधन हुआ। कारण क्या है ये भी पूछा गया है, हैजा के कारण, हैजा नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई थी, तो रांची जेल में हुई थी, है ना। तो अभी भी यहाँ पे आपको बिरसा कारागार देखने को मिलेगा, ठीक है। जेल मोड़ के नाम से फेमस है ये, तो इसे आप याद रख सकते हैं। हैजा के कारण इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को। एग्जैक्ट डेट याद रखना है। तो मैं जो बताया हूँ एग्जैक्ट डेट जिसका लिखा हूँ उसका मतलब यही है कि वो एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसे अच्छे से याद रखें। उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम ये हुआ 1902 ईस्वी में, है ना, बिरसा उलगुलान का परिणाम ये हुआ कि 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी एक अलग अनुमंडल बनाया गया, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। उसके बाद रांची में सर्वेक्षण किया गया, बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए गए। बेगारी प्रथा मतलब क्या था कि बिना किसी पगार के यहाँ उन लोगों को खटाया जाता था, तो बेगारी प्रथा प्रतिबंध हो गया। बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है। और 11 नवंबर 1908 को सबसे इम्पोर्टेंट खूंटकट्टी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया गया। ये फैक्ट याद रखना आप लोगों को, 11 नवंबर 1908 को खूंटकट्टी व्यवस्था को लागू कर दिया गया और यहीं आपका CNT एक्ट आता है, ठीक है। तो CNT एक्ट के जरिए खूंटकट्टी व्यवस्था को लागू किया गया। ये फैक्ट आप लोग लिख लें, इसे मैं यहाँ पे भूल गया कि 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट को लागू किया गया और इसी के जरिए खूंटकट्टी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। तो इस फैक्ट को आप लोग याद लिख लें। तो ये सारे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं बिरसा मुंडा उलगुलान के, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट हैं जो बिरसा उलगुलान के संदर्भ में, मैंने सारे फैक्ट को यहाँ पे लिखा है ताकि एग्जामिनेशंस में कोई भी फैक्ट आप लोगों के लिए मिस ना हो जाए, ठीक है। तो आप लोग सारे फैक्ट को अच्छे से नोट करें और उसे बार बार रिवीजन करें। जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, और आने वाले एग्जामिनेशंस में याद रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विद्रोह के बारे में या नेक्स्ट आंदोलन के बारे में, जहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ताना भगत आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी, मेंस का भी ये टॉपिक है, ठीक है, मेन एग्जाम का भी टॉपिक है। जैसे बिरसा उलगुलान भी मेंस में डायरेक्टली मेंशन है और ताना भगत आंदोलन भी मेंस के टॉपिक में डायरेक्टली मेंशन है, ठीक है। तो याद रखना है ताना भगत आंदोलन को दोनों पर्सपेक्टिव से अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। तो ताना भगत आंदोलन, ये यहाँ पे ताना भगत आंदोलन है ना, तो ताना भगत को टाना भगत भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है। तो टाना भगत आंदोलन कब हुआ था, 1914 में हुआ था। तो सबसे पहले तो ये डेट पूछा गया, कई बार पूछा गया, क्योंकि ये अगर हम बात करें ना पूरे विद्रोह, जितना मैंने जनजाति विद्रोह पढ़ाया है, तो वो पूरे जनजाति विद्रोह में केवल और केवल 3 से 4 विद्रोह अगर आप लोग याद रख लें तो उतना सही प्रश्न बनता है। उनमें से सबसे पहला है संथाल विद्रोह, जहाँ से प्रश्न बनेंगे।
ठीक है, और मैंने पढ़ाया आप लोगों को विस्तृत रूप से। दूसरा है बिरसा उलगुलान, और तीसरा है ताना भगत आंदोलन, और चौथा जो है आपका वो तिलका मांझी आंदोलन, और है ना, और ढाल विद्रोह। तो ये 5 अगर आप लोग अच्छे से याद रख लेते हो, ठीक है, तो यहीं से आपका प्रश्न बनता है। बाकी सब जो मैंने पढ़ाया है वो इसलिए पढ़ाया कि बाद में अगर आ जाए तो आप लोग उसको हैंडल कर लो। लेकिन सामान्यतः अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे बनते हैं, तो बिरसा उलगुलान से, ताना भगत आंदोलन से, संथाल विद्रोह से, तिलका मांझी विद्रोह से, यही सब 4 से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैं इसे बार बार कह रहा हूँ। और इसमें से आपको ताना भगत आंदोलन और बिरसा आंदोलन, ये दोनों आपको मेंस के सिलेबस में भी मेंशन किया गया है डायरेक्टली एकदम। तो इसे आप मिस नहीं कर सकते, इसे आप याद रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ताना भगत आंदोलन को टाना भगत आंदोलन कहा जाता है। 1914 में ये शुरुआत होता है। डेट भी पूछा गया, और कहाँ पे हुआ, तो गुमला में हुआ। तो एग्जैक्ट इसे भी याद रखें आप लोग, कहाँ पे हुआ, तो गुमला में हुआ। नेतृत्व कौन करते हैं, तो इनका नाम तो कई बार पूछा है, जतरा भगत जी के द्वारा। जतरा भगत जी के द्वारा ताना भगत आंदोलन की शुरुआत करी गई। इसे आप लोग अच्छे से याद रखें, है ना। तो ये पूछा गया, एग्जैक्ट डेट पूछा गया है, कब, तो 21 अप्रैल, जी हाँ 21 अप्रैल 1914 को, 21 अप्रैल 1914 को एक तरीके से ताना भगत आंदोलन की शुरुआत होती है। 21 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट याद रखें क्योंकि मैं यहाँ लिखा हूँ, एग्जैक्ट डेट पूछा गया है। तो 21 अप्रैल 1914 को जतरा भगत के द्वारा ताना भगत का आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसे सामान्यतः बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ताना भगत आंदोलन भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था। संस्कृतिकरण आंदोलन था मतलब कि ये भी धर्म को शुद्ध करने पर एक तरीके से युद्ध मतलब आंदोलन था ये। ठीक है, एकेश्वरवाद पर आधारित था। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, जतरा भगत आंदोलन का पहले या टाना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य वो था स्वशासन की स्थापना। ठीक है, ये स्वशासन की स्थापना करने का इनका उद्देश्य था। इसे भी आप लोग याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका कई बार पूछा गया है। एग्जैक्ट डेट, कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये धर्म गलत नहीं है, धर्म है। ठीक है, याद रखें, ये सही लिखा गया। तो कुरुख धर्म आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है, तो टाना भगत आंदोलन। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना। कुरुख धर्म आंदोलन किन्हें कहा जाता है, तो टाना भगत आंदोलन को कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो कुरुख क्या था, तो कुरुख एक तरीके से उरांव जनजाति के लोगों को कहा जाता है। कुरुख या उरांव जनजाति दोनों एक ही हैं। उरांव जनजाति के जो लोग हैं, उरांव जनजाति को कुरुख जनजाति भी कहा जाता है। और चूंकि टाना भगत आंदोलन में सबसे ज़्यादा प्रमुखता से कुरुख यानी कि उरांव जनजाति के लोगों ने भाग लिया था, यही कारण है कि कुरुख या उरांव कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। इसलिए याद रखना इसे। तो मूल रूप से उरांव जनजाति द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, और उरांव जनजाति को कुरुख भी कहा जाता है, इसलिए इस आंदोलन का नाम कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ व्यक्ति का नाम याद रखना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि संबंधित व्यक्ति किस विद्रोह से संबंध है, वो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसका नाम याद रखना है। तो जैसे सीबू भगत मांडर से थे, सीबू भगत, बलराम भगत। ठीक है, उसके बाद भीखू है ना, भीखू भगत, तो वो सब आपको याद रखना है। एक मिनट, भीखू भगत है ना। तो इतने सारे जो व्यक्तित्व थे वो सारे आपके किससे संबंधित थे, तो वो सारे आपके ताना भगत आंदोलन से संबंधित थे, याद रखना। 1916 ईस्वी में जतरा भगत जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके 2 माह बाद उनकी एक तरीके से मृत्यु हो जाती है। तो ये डेट याद रखना। फिर देखिए, सीबू भगत जो मांडर के थे, उन्होंने ताना भगत को मांस खाने की अनुमति दी। देखिए, सामान्यतः ताना भगत के जो लोग थे वो बहुत शुद्ध रूप से जीवन शैली जीते थे। आज भी बहुत कम ही लोग हैं इनके, है ना। गुमला के रीजन में बहुत कम लोग हैं, लगभग 1000 जनसंख्या है इनकी। ठीक है, और ये लोग काफ़ी साधारण जीवन शैली जीते हैं, प्रकृति पूजक हैं, हिंसक एकदम नहीं है, मांस मदिरा का कुछ पालन नहीं किया, मतलब मांस मदिरा इन सब चीज़ों से ये लोग परे रहते हैं। लेकिन सीबू भगत जी के द्वारा टाना भगत को मांस खाने की अनुमति जब दी गई, तो फिर ये जो टाना भगत वाले लोग थे ये 2 भागों में बट गया। एक जुलाहा भगत हो गए, जो मांस खाने वाले होते थे उन्हें जुलाहा भगत कहा जाने लगा, और जो शाकाहारी होते थे उसे अरुआ भगत कहा जाने लगा। ठीक है, जो अरवा चावल को खाते थे। तो इसलिए ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद धार्मिक रूप से शुरू हुआ लेकिन राजनीतिक रूप से परिवर्तित हो गया। तो जैसा कि बिरसा मुंडा भी प्रारंभ में सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, तो इसी तरह से ताना भगत आंदोलन भी शुरुआत में धार्मिक रूप था, यानी कि ये धर्म को शुद्ध करने पर बल देते थे।
लेकिन बाद में फिर ये राजनीतिक रूप में परिवर्तित हो गए, यानी कि इनका उद्देश्य राजनीतिक रूप से प्रेरित हो गया। पूर्णतः अहिंसक था, ये एकदम याद रखना ये फैक्ट, ये आया हुआ एग्जामिनेशन में। पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था ये, एकदम हिंसा का ये लोग विरोध करते थे, गांधीवादी तरीके से ये लोग आंदोलन करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था ये, तो भारत के जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई गई थी उसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ताना भगत लोगों ने, ठीक है। और यही कारण है कि गांधी जी जो है इनको अपने सबसे प्रिय शिष्य कहा करते थे, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा को पूरी तरीके से फॉलो करते थे। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद 1921 में, इम्पॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, 1921 में सिद्धू भगत, ये नाम भी याद रखना है, सिद्धू भगत के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा में ये लोग पार्टिसिपेट किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में टाना भक्तों ने जो पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, वो किनके नेतृत्व में? सिद्धू भगत के नेतृत्व में। कब? तो 1921 में। तो ये उनको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा टाना भगत को अपने सबसे प्रिय अनुयायी मानते थे। महात्मा गांधी जो थे वो टाना भगतों को अपने सबसे प्रिय अनुयायी मानते थे, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। टाना भगत के जो लोग थे वो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि याद रखें कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन, कब हुआ था? 1922 में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1923 में। तो गया अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस के इस दोनों अधिवेशन में टाना भगतों ने भाग लिया था। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये पूरी तरीके से विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी और अहिंसक आंदोलन था। सामान्यतः क्या माना जाता है कि जो आदिवासी लोग थे वो हिंसक तरीके से विद्रोह करते थे, है ना, तीर धनुष लेकर के, लेकिन ये एक ऐसा विद्रोह, पहला विद्रोह था जो विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया और पहला आदिवासी और अहिंसक आंदोलन था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से याद रखें। उसके बाद एक फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, रामगढ़ में, है ना, वहाँ पे गांधी जी को इन लोगों ने एक तरीके से इकट्ठा करके 400 रुपया उपहार स्वरूप प्रदान किया था, ताकि मतलब स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक तरीके से इन्होंने सहयोग दिया था गांधी जी को। 400 रुपया, ये 400 रुपया याद रखना, ये पूछा जाता है। तो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में। उसके बाद ये तो कई बार पूछा गया है, 1948 ईस्वी में, इम्पॉर्टेंट है, रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद का अधिनियम को पारित किया गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं कि रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में पारित किया गया। तो ये सारे आज का हमारा जनजाति विद्रोह के संदर्भ में इतने सारे फैक्ट थे जो आप लोगों को मैंने बताया, और ये यहाँ पर ख़त्म होता है जनजाति विद्रोह के संदर्भ में कुछ बातें, ठीक है। और अभी तक मैंने जितना जनजाति विद्रोह आप लोगों को पढ़ाया है, तीन पार्ट में मैंने पढ़ाया, 3 क्लास में, तो वो सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से नोट्स बना के उसको और बार बार रिवीजन करें, है ना। कई तरह बहुत सारे बुक से इसको मैंने बनाया है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसे याद रखें। अब देखिए, उन सारी चीज़ों को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ एक जगह पे, है ना, ताकि आप लोग उसे याद रख सकें, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशंस में आपके इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसे याद रख सकते हैं। देखिए, ढाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, सारा मैंने पढ़ाया है। ढालबूम में कब हुआ था? 1767 से 77 में, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। और ये दमन कौन किया था? चुआर विद्रोह सिंहभूम में, रघुनाथ महतो श्यामगंजन के नेतृत्व में कब हुआ था ये? तो ये सब चीज़ें जितना आप लोगों को याद रखना है वही सब यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो आप लोग इसे क्या करें, एक बार अच्छे से नोट कर लें, और इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। और जहाँ पे स्टार दिया गया है वो सब पूछा गया है। देखिए, संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ? संथाल परगना में। कब हुआ? 1855 से 56 में। देखिए, डेट पूछा गया है ना, किनके नेतृत्व में? तो सिद्धू कानू के नेतृत्व में। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो यहाँ पे लिखी गई है, मतलब ये बना हुआ है, इसमें सारी आपका एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली बनेंगे ही, है ना, बनेंगे ही। तो ये जो स्लाइड आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ वो पूरे जनजाति विद्रोह का निचोड़ है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखें और कोशिश करें कि आप लोग आसानी से इसे रिवीजन कर सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसके साथ जुड़े रहें। जय हिंद।